आम आदमी कहाँ खड़ा है। फूड सिक्योरिटी इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत के इतने सारे दावे, रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स की बात करती है, रिकॉर्ड शुगर केन, फिर चावलों की रिकॉर्ड पैदावार, लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि चीनी की जो कीमतें हैं, फिर गंदम की कीमतें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हम देख रहे हैं कि महंगाई एक ऐसा मसला है जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी, कोई कीमतें कम होंगी? नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी कंगालियत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में पैदा होने से लेकर आज तक पाकिस्तान पर हमेशा, पाकिस्तान की सारी पॉलिसियों पर हमेशा मजहबी सोच हावी रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी इतनी तरक्की कर नहीं पाया जो वो शायद कर सकता था। दोस्तों, पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में 20 से 22 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। अगर पाकिस्तान भारत की तरह मेहनत करता तो पाकिस्तान भी भारत की तरह एक आज मजबूत ताकत के रूप में उभर सकता था। पर पाकिस्तान ने हमेशा विकास और कट्टरवाद में से कट्टरवाद को चुना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इतनी बर्बादी हुई है। आज पाकिस्तान लगभग हर एक क्षेत्र में या तो पिछड़ चुका है या फिर पिछड़ रहा है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया अपने कृषि क्षेत्र की बर्बादी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जितनी पैदावार होती है वो पाकिस्तान की ज़रूरत से कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सब्जियां वगैरह सारी चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है। पाकिस्तान की पैदावार के बारे में पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। आम आदमी कहाँ खड़ा है। फूड सिक्योरिटी इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत के इतने सारे दावे, रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स की बात करती है, रिकॉर्ड शुगर केन, फिर चावलों की रिकॉर्ड पैदावार, लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि चीनी की जो कीमतें हैं, फिर गंदम की कीमतें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो आपको लगता है कि ये कोई आगे जाकर जिस तरीके से रिलीफ देने की बात हो रही है, रिलीफ मिलेगा? IMF की शराइत को भी देखें, या फिर सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाएगी, 2 साल भी ऐसे ही गुजर जाने? सोनिया, पिछले 2 से 3 सालों में हम देखें, ख़ास तौर पे 2 सालों में इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना, वो गंदम की बेताशा बढ़ी हैं, शुगर की बढ़ी हैं, राइस की बढ़ी हैं। अब कुछ तो इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़ाहिर है जब आप इंपोर्ट करेंगे। नेट इंपोर्टर बकौल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के नेट इंपोर्टर हो गए हैं। 70% चीज़ें मंगवाते हैं, दालें भी 70% हमारी बाहर से आती हैं। तो ज़ाहिर है फिर उस पर जब आप बाहर से चीज़ मंगवाएंगे महंगी मिलेगी, यहाँ आने के बाद सस्ती बेचना तो मुश्किल होगा। लेकिन शाम साहब, हमने देखा कि इससे पहले जब आलमी मार्केट्स में पेट्रोल की कीमतें, आपको याद होगा, मनफी में चली गई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान को माफियाज का सामना था। देखिए, पेट्रोल मैं बताता हूँ आपको, पेट्रोल के मामले में तो हुकूमतें, हर हुकूमत ने डंडी मारी है। बढ़ाया 6 रुपये, 8 रुपये, कम किया 1 रुपया, 1.5 रुपया, वो तो गलत हुआ। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस पेट्रोल की कम है, हमने बढ़ाई। लेकिन ये 3 चीज़ें जो आप जिक्र कर रही हैं ना, गंदम, चीनी और उसके बाद राइस वगैरह, चले इस दफ़ा तो हमारी बम्पर क्रॉप्स हो गई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन बात वही आती है सोनिया कि 29 मिलियन टन गंदम होने के बावजूद पूरे मुल्क में 22 मिलियन टन सिर्फ पंजाब में। फिर आप देख लें 2.5% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। जितना हम उगाते हैं, जितना पैदा करते हैं, हम खा जाते हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इतनी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद 10 लाख गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह 3 लाख पहले, कुछ अर्सा पहले इंपोर्ट की गई। तो सवाल ये कि एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। सोनिया, देखिए, पर एकरेज के लिहाज से हम दुनिया के बहुत पीछे मुल्कों में चले गए हैं। अल्लाह ने जितनी हमें ज़मीन दी है, अभी आप देख लें इंडियन पंजाब की जो बात होती है, इस पंजाब की, वो कहते हैं कि इंडियन पंजाब जो है ना, पूरे 1 अरब 30 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान के, उनको सारा जो गंदम जो है ना खाना, वो ईस्ट पंजाब देता है। लहलाते खेत हैं आपके बलोचिस्तान, ईरानी बलोचिस्तान के। हमारा बलोचिस्तान बिल्कुल रकड़ पड़ा हुआ है। हमारी आए दिन आप देख लें, अब बड़ी मिसाल आप देख लें जो अपने चंद हफ्ते पहले हुआ है, चंद माह पहले हुआ है, 3-4 माह पहले, कि मुल्तान के बाग, आमों के बाग जो है ना, उन्होंने बेच दिए क्योंकि ज़मीन के पैसे अच्छे मिले कि जी यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी जाएंगी। लेकिन रोने का मुकाम है, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे पॉलिसी होती कि भाई ये आप इस हद से ज़्यादा आप अपनी लैंड को, एग्रीकल्चर की जो इस्तेमाल होती है, आप उसको और किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करें, कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि महकमे ऐसे हैं, पैसा दे दिला के आप ये सब कुछ कर लेते हैं। अभी पर एकरेज यील्ड बनाने की ज़रूरत है। इतना बड़ा मुल्क है, आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो इसके लिए जब तक हुकूमत सख्ती नहीं करेगी, लॉज, सारी दुनिया में बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं कि आप जनाब यहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते, यहाँ पे खेत हैं, आप यहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनेगी, यहाँ पे आप देख दें। लेकिन पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत के दावे, अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है एग्रीकल्चर जो मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस पर बड़ा फोकस रहा। मजीद अब आप क्या करने जा रहे हैं कि ज़राअत को बूस्ट मिले, और क्या लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग है इस हवाले से? आप बेसिकली तो आप कह लें कि ज़राअत की सिमत की तब्दीली का इशू था।
ज़राअत पे फोकस करने वाली बात नहीं कि आप कहें कि पुराना एक नारा चलता दब के बाद रज के खा किसाना देश दिया, तो बेसिकली वो दब के बाद रज के बाद वाली जो ज़राअत थी वो काम नहीं करती। बेसिकली इट वॉज ए गुजारा ज़राअत, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से हम कभी भी कमर्शियल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट नहीं हो सके। सो हम कमर्शियल एग्रीकल्चर पे गए हैं, नंबर 1 जा रहे हैं। दूसरा जो है कि इसमें ज़राअत दुनिया में 2 किस्म की है। एक वो मुल्क है जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं और लोग थोड़े हैं, दूसरे वो मुल्क है जिनकी ज़मीनें थोड़ी हैं, पानी थोड़ा है लेकिन आबादी ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है वहाँ पे, पर कैपिटा ज़मीन थोड़ी आती है, पर कैपिटा पानी थोड़ा आता है। सो इन दोनों की ज़राअत बिल्कुल मुख्तलिफ है, अपोजिट ज़राअत है। मतलब अमेरिका की ज़राअत है जिसमें ग्रेन ज़्यादा पैदा होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थोड़े पैदा होते हैं। चाइना की ज़राअत है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा पैदा होते हैं, ग्रेन थोड़े पैदा होते हैं। जिन मुल्कों में आबादी ज़्यादा है वहाँ पे लाइफस्टॉक का शेयर ज़्यादा है और क्रॉप्स का शेयर थोड़ा है। सो हमारी ज़राअत का डिज़ाइन उल्टा था। हमारे पास ज़मीन थोड़ी है लेकिन ग्रेन हम ज़्यादा पैदा करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल थोड़े पैदा करते हैं, और लाइफस्टॉक हमारे पास है ज़्यादा लेकिन वो पे नहीं कर रही थी। आप कह लें कि उनका पर कैपिटा जो पर लैक्टेशन है गाय का दूध है वो बड़ा थोड़ा है, दुनिया से कुछ 6-7 गुना कम है। 10वां बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने वाला नहीं, दुनिया मुल्क चौथा बड़ा है, चौथा बड़ा है, मतलब आफ्टर इंडिया, अमेरिका और शायद चाइना है तीसरा और चौथा, ये ब्राज़ील तीसरा और चौथा, ये चौथा बड़ा मुल्क है। लेकिन हमारी गाय दुनिया की गाय से 6 से 8 गुना दूध कम पैदा करती है। जब 6 से 8 गुना ज़्यादा आप इनएफिशिएंट हैं तो फिर आपकी इकानमी भी को भी फ़ायदा नहीं है, आपके प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा नहीं है और आपके कंज्यूमर को भी फ़ायदा नहीं है। लिहाजा आप कह रहे हैं कि हम एक तो अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ ज़राअत का कल्चर मौजूद है। सो कल्चर मौजूद है, किसान ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, धरती को छोड़ना नहीं चाहता, वो शहर में शिफ्ट नहीं होना चाहता। तो ये किसी मुल्क की ताकत होती है। ये ताकत हमारे पास थी लेकिन उसे डायरेक्शन की ज़रूरत थी, उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। लिहाजा इसमें थोड़ा सा ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि फेडरल गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब का जो लास्ट बजट था उसमें 1.6 बिलियन रुपीज़ का बजट था टोटल। इस साल उसके मुकाबले में 62 अरब का बजट है, 1.6 के बदले में 62 का टोटल। आज बता रहे थे 160 अरब है, वो बाकी मदों में से कहाँ? बाकी मदों में से डेफिनेटली जो उसमें सब्सिडी है वगैरह वगैरह ये देखें तो सो आप कह लें कि और फिर ये कि लिमिट नहीं रखी हमने कि इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें मिलेगा कि हम हर सूरत फूड में जो आप कह लें 1960 से पाकिस्तान फूड इंपोर्ट कर रहा है। पहली बार जो पाकिस्तान में गंदम आई 1960 में आई, फिर आप देखें हमेशा आती रही। फिर एक टाइम आया कि हमारी पैदावार 16 मन से बढ़ के 25 मन हो गई, लेकिन फिर भी हमारी इंपोर्ट होती रही। 1980 से लेकर 2000 तक अगर गंदम की इंपोर्ट देखें तो 20 सालों में 4 साल गंदम इंपोर्ट नहीं हुई, 16 साल गंदम इंपोर्ट हुई है। सो ये हमेशा से आप कह रहे हैं कि फिर 1990 के बाद हमेशा हम फूड इंपोर्टर रहे हैं, नेट फूड इंपोर्टर रहे हैं। सही। सो अब हमने डिसाइड किया है कि 22 करोड़ लोग हों जो 48 लाख हर साल बढ़ रहे हों, तो फिर आप फूड अपने लिए नहीं पैदा कर सकते। फिर आपको या इंपोर्टर बनना है या एक्सपोर्टर बनना है। अगर आप अग्रेसिव होंगे, परफॉर्म करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप अग्रेसिव नहीं है, अगर आप रिसर्च नहीं करते, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते तो आप इंपोर्टर होंगे। लिहाजा अब हम एक्सपोर्टर होने जाए। हुकूमत जिस तरह से अभी बात कर रहे थे चीमा साहब भी के आने वाले टाइम में या अगले महीने में हम देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं जिसके हवाले से बड़ी बात हो रही है जो कि कंट्रोल से बाहर है, बल्कि जब से गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि महंगाई एक ऐसा मसला है जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई सूरत हाल में बेहतरी आएगी, कोई कीमतें कम होंगी? बल्कि चीमा साहब से भी आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है और उस पर तो वैसे ही ईदैन पर तो जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हुकूमत की प्लानिंग उस तरीके से नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक। अगर एक दफ़ा जो किसान है वो एक चीज़ ज़्यादा उगा लेता है तो वो बिल्कुल टके टोकरी हो जाती है और वो उसकी कीमत ना होने के बराबर होती है। जिस तरह अब जो है किसानों ने नहरों में जो है वो टमाटर बहाए हैं, उनको लागत भी उनकी पूरी नहीं हुई, तो इस तरीके से वो अगर अगली दफ़ा देखिएगा वो कम बोएंगे और ये इसकी कीमतें आसमान पे चली जाएंगी। तो ये जो है ये काम हुकूमत के करने का है कि वो स्टोरेज करे, वो स्टोरेज बनाएं, वो इसके प्रोसेसिंग यूनिट बनवाएं और उसमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो है स्टोर की जाएं। इसी तरीके से हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह इसके मर्दमशुमारी होती है ना, इसी तरीके से फसलों की शुमारी भी होनी चाहिए कि अच्छा हमारे पास ज़मीन कितनी है, हमने
اس میں کتنی چیزیں بونی ہیں, کون سی گندم کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, چاول کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, تیل دار اجناس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, مکئی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے. یہاں تو کسان جو ہے وہ شتر بے مہار ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ادھر ادھر سے دیکھ کے اور پھر چند ایک فصلوں پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. آج کا دور جو ہے نا جدید دور, اس میں فارمر کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. چیمہ صاحب سے جواب لیتے ہیں. جی چیمہ صاحب, بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اسے پتہ نہیں ہے زمین کا یا باقی 83 لاکھ کسان ہے. 83 لاکھ کسان کو آپ ٹوٹل گائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹل ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے.